प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज का हमारा विषय है कक्षा 8 हिंदी साहित्य बसंत की खोज, जिसका पाठ 2 है लाख की चूड़ियाँ। और इस लाख की चूड़ियाँ एक कहानी है जिसको कामता नाथ जी ने लिखा है। और इस लाख की चूड़ियों के माध्यम से इस संसार में व्याप्त बेरोजगारियों को बताते हुए इस कहानी के माध्यम से बताया है। कहा है कि वर्तमान में तेज़ी से बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण मशीनी युग होने से बढ़ती हुई मजदूरों की बेरोजगारियों को देखते हुए लेखक ने लाख की चूड़ियाँ नामक कहानी लिख करके यह दर्शाया है। तो आइए सभी बच्चों, हम इस कहानी को पढ़ते हैं और आप लोग घर पर ही रहकर बुक को खोलकर पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए बच्चों, अब हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। जो लेखक है कामता नाथ, वो कहते हैं कि सारे गांव में मुझे बदलू जो था वो आदमी सबसे अच्छा और प्रिय लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि मैं जब वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती थी या मोह ले। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक शब्द आया है चाव। तो चाव शब्द का अर्थ होता है इच्छा। क्या होता है? इच्छा, या होता है चाह, जिसकी चाह खूब होती है कि हम ये चीज़ प्राप्त करें। अभिलाषा, मनोकामना, ये सब होता है चाह या रुचि, अभिलाषा और होता है रुचि। ठीक, तो लेखक जो था वो अपने मामा के घर बड़े चाव से, बहुत इच्छा के साथ जाया करता था। तो वहाँ पे बदलू नाम का जो व्यक्ति था उसे कांच की गोलियां बनाकर बहुत ढेर सारी रंग बिरंगी देता था। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था। जैसे कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्ठी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। अब क्या था, लेखक जो है कहता है कि जो बदलू था वो हमारे मामा के घर के पास, उसका घर एक ऊंचाई वाले स्थान पर था और वह नीम के पौधों के नीचे बैठ कर के अपनी भट्ठी को सुलगाया करता था। तो बच्चों देखिए, ये नीम का पौधा है, उसी के नीचे ये बैठा है अपनी भट्ठी को सुलगा करके, जला करके, और कांच को
पिघलाता है और पिघलाने के बाद उसको एक सामान सी लकड़ी या चौखट पे पड़ी रहती है उस पर ले करके उसको उसमें लपेटता है और फिर उसको ठोक ठोक करके एक गोल आकार दे करके एक सुंदर सी चूड़ियाँ बनाता है। चूड़ियों का आकार देता है और बनाता है। यहाँ पर एक शब्द आया है बच्चों, सलाख। अब ये सलाख शब्द का अर्थ है सलाई। सलाई तो आप लोग जानते हैं, गांव में महिलाएं औरतें सर्दियों में स्वेटर बुना करती हैं, वो सलाई की तरह होता है। या कह लीजिए कि धातु की एक छड़ी थी, वो धातु जो थी वो धातु की एक विशेष प्रकार की छड़ी, उसी को सलाख कहा जाता है, जिसमें लाख को लपेट करके कांच की चूड़ियों का आकार देता था बदलू। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलनानुमा मुंगरियाँ रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती, पीछे से पतली होती। कुछ पतली और कुछ मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर उन्हें मुंगरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ को चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। तो ये मुंगरी शब्द आया है बच्चों, तो मुंगरी शब्द का अर्थ होता है कि लकड़ी की बनी हुई एक मोट से गोल आकार देने के लिए, जो छोटा सा रहता है मुट्ठी की तरह, जो हाथ में पकड़ करके किसी चीज़ को ठोका जाता है। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। अब मचिया शब्द आया बच्चों, तो लकड़ी का बना हुआ जो चौकी की तरह होता है बैठने के लिए, उसे मचिया कहते हैं, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। वो बेलन इतना सुंदर और सुडौल और नाजुक या कोमल हो गया था कि लगता था, लेखक कह रहा है कि मानो वो नई नवेली दुल्हन या बहू की क्या कलाई हो। और लेखक इन सब कार्यों से अपने मामा के घर बहुत रुचि के साथ जाया करते थे, जिससे उनको रंग बिरंगी कांच की गोलियां मिलती रहती थीं। इतनी सारी बातें बच्चों जो है लेखक उस बदलू के बारे में कहते हैं। अब देखो लेखक आगे क्या बताते हैं। बदलू मनिहार था। बच्चों जो मनिहार होता है, चूड़ी बनाने का काम जो करता है उसको मनिहार कहते हैं। और आजकल अधिकतर बच्चों ये मुस्लिम धर्म के लोग ही चूड़ियाँ बनाते हैं। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक का मतलब होता है बच्चों वंशज या पूर्वज से पीढ़ी दर पीढ़ी जो उस रोजगार को करते हुए उसके घर में चले आते हैं,
वही होता है पैतृक पेशा या व्यवसाय। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। खपत का मतलब होता है बहुत बिकने वाली। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थीं। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय एक शब्द आया है बच्चों, वस्तु विनिमय। तो वस्तु विनिमय का क्या अर्थ होता है कि एक वस्तु दे करके उसके बदले में कोई दूसरी वस्तु ली जाती है, तो उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। अर्थात वस्तुओं का अदला बदली करना ही वस्तु विनिमय कहलाता है। एक सामान दे और दूसरा सामान ले, उसको हम वस्तु विनिमय कहते हैं। और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। कसर का मतलब है बच्चों कि अपनी सारी कमाई, वो मुनाफा निकाल लेता था पूरे साल भर के। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इस जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग से। इतनी सारी बातें लेखक कामता नाथ बताते हैं। सब बदलू के लिए, जो एक बदलू होता है चूड़ी बीनने वाला, वो मनिहार होता है, वो सब बताता है कि वो दूसरे लोगों से अपनी चूड़ियों के बदले कभी पैसा नहीं लेता। वो अनाज लेता या किसी और वस्तु को लेता, लेकिन जो भी पैसा नहीं देता तब भी वो पैसा नहीं मांगता। लेकिन जब उसे किसी विशेष अवसरों पर या उत्सवों पर चूड़ी ले जाता तो उससे अपने पूरे साल भरे की वर्ष भर की कसर निकाल लेता, अर्थात उसके पूरे वर्ष भर का मुनाफा वो ले लेता। शायद वो सुहाग के जोड़े में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है वो चूड़ियाँ, इसीलिए वो सुहाग के जोड़े के दिन अपनी जिद करने लगता। आगे देखिए बच्चों, यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूढ़ उठता। कूढ़ का मतलब अपने अंदर गुस्सा हो जाता, ईर्ष्या करने लगता, और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सब भी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है न। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आए,
ये लेखक कह रहा है। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। खातिर का मतलब बहुत मान सम्मान देता उसको, उसके घर में जो कुछ रहता उसे प्यार से खिलाता। खिचड़ी हुआ, रोटी हुआ, और उसके बाद जो फल फ्रूट लगे हैं, आम, इसको भी खिलाता मुरब्बा अचार के साथ। जिस दिन उसकी गाय को दूध होता, वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा। तभी मेरे पिता की एक दूरी के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। लेखक जब गए घूमते घूमते शाम को बदलू के घर, तो बदलू जो है वो अपनी वृद्धावस्था में जब काम नहीं करना पड़ रहा था, उसका काम धंधा सब बंद हो चुका था नए आधुनिकीकरण मशीनीकरण होने से, तो वो उसके हाथ की जो नसें हैं वो भी सिकुड़ गईं और माथे की जो रेखाएं हैं वो भी सिकुड़ गईं और उसका शरीर कमज़ोर पड़ गया। पतला होकर वो हमेशा बीमार सा रहता था। तो वो चारपाई पर लेटा था और लेखक जो है जा करके शाम के समय पहुँचे तो उसे देखा और बोला, नमस्ते बदलू काका। बदलू ने बोला, नमस्ते भाइयों या नमस्ते भैया। अब देखो आगे क्या होता है बच्चों। नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। जब लेखक ने बोला, बदलू काका नमस्ते, तो बदलू काका ने नमस्ते तो बोल दिया, लेकिन बच्चों वो खाट पर से उठकर खड़ा हो गया बदलू, और वो पहचान नहीं पाया उसको और काफ़ी देर तक उसकी ओर एक टकटकी सी लगाए हुए निहारता रहा, अर्थात एक ध्यान लगाए हुए उस लड़के की तरफ, अर्थात लेखक की तरफ या कामतानाथ की तरफ देखता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका। अब देखो लेखक बोलते हैं बदलू से कि मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। तब लेखक ने
परिचय दिया कि बदलू काका मैं जनार्दन हूँ, मैं आपके पास से बचपन में गोलियां बनवा कर ले जाता था। लेखक ने इतना परिचय दिया। तब बदलू ने देखो आगे क्या करते हैं। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतर रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए हो। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। इतनी सब बातें होने पर लेखक ने बदलू काका से जब कहा तो बदलू काका ने उसे देखा और उनको लगा कि स्मृति पटल यानी प्रतिबिंब है वो पहले की तरह, और याद करके बोले, आओ आओ बेटा, आओ आओ लला, बहुत दिनों के बाद आए हो गांव से, इतने दिन आप कहाँ थे। तब लेखक कहते कि नहीं काका, इधर आना नहीं हो सका और इसीलिए मैं आपके घर नहीं आ पाया। इतनी बातें जो है लेखक काम था ना, वो चारपाई पर बदलू काका के बैठने से पहले ही बैठते बैठते बदलू से बोल दिए, यानी उत्तर दे दिए। आगे देखते हैं बच्चों क्या होता है। कुछ देर बाद फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचियाँ ही नजर आई, ना ही भट्ठी। तो लेखक बैठ करके शांत मन से और इधर उधर चारों तरफ उसके आसपास घर के द्वार के पास दरवाज़ों पर देखने लगा, तो न उसे लेखक को कहीं उसकी भट्ठी नज़र आई और न ही उसकी कहीं पर मचिया नज़र आई। आगे देखो बच्चों, आजकल काम नहीं करते काका, मैंने कहा। तब लेखक कहते हैं कि बदलू काका, आजकल आप काम नहीं करते हैं क्या। तब बदलू काका बोलते हैं, नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना या लला, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वो लाख में कहाँ संभव है। तब बदलू काका ने कहा, नहीं नहीं लला, ऐसा कोई बात नहीं है, काम तो कई सालों से बंद है। मेरी बनाई हुई जो चूड़ियाँ रहती थी कांच की, उसको कोई नहीं पूछता। गांव में तो सब कांच की चूड़ियाँ ही पहनते, यानी गांव में अब कांच की चूड़ियों का ही प्रचार हो गया है। इतना सब बदलू काका ने लेखक से कहा और फिर बोला कि आजकल लला ये मशीनी युग है, क्योंकि आजकल जितने भी काम होते हैं सब मशीन के द्वारा होते हैं। देखो, खेत की जुताई भी मशीन के द्वारा होती है, तो हमारी चूड़ियों में, लाख की चूड़ियों में जो सुंदरता है वो कांच की चूड़ियों में कई गुना ज़्यादा है। इसीलिए हमारी लाख की चूड़ियों को कोई नहीं पूछता। इसीलिए मेरा काम धंधा सब बंद है बच्चा या लला, सालों से बंद है। आगे देखो क्या होता है। लेखक, कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। तब लेखक कहता है बदलू काका से, नहीं नहीं काका, कांच जो है वो बहुत खतरनाक होता है और जल्दी से ही टूट भी जाता है। लेखक इतनी बातें बदलू काका से कहे। अब देखो क्या होता है। नाजुक तो फिर होता ही है लला, कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। तब देखो बदलू काका लेखक से कहते हैं कि लला, नाजुक तो होती है, मुलायम तो होती है। इतना कहते कहते बदलू काका को खांसी आ गई और बदलू काका खांसते रहे, खां खां खां। आगे देखो क्या होता है। मुझे लगा उसे दमा है। आश्वस्त के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थीं। लेखक कहता है कि जब हम इतनी बातें सुने और बदलू काका खांसने लगे तो हमको लगा कि उनको दमा की बीमारी है, लेकिन लेखक समझ गया कि ऐसा कुछ नहीं है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर जो है ढल चुका है, अर्थात उसके हाथों और माथों की जो नसें हैं वो सब उभर आई हैं, यानी वृद्धावस्था में सब स्किन सिकुड़ जाती है और ये सब मान से सूखने लगती हैं। आगे देखो क्या होता है बच्चों। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। तब बदलू काका ने लेखक से कहे कि नहीं नहीं ना लला,
ऐसा कुछ नहीं है, मुझे खांसी नहीं है, ना मुझे दमा है, ये थोड़ी सी आम सी बात सी खांसी है जो महीने 2 महीने आ रही है और 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। ये फसली सी है, नहीं फसल के अनुसार है, समय के अनुसार है। लेखक आगे देखो क्या होता है। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बात बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांत रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अब देखो लेखक जो है बदलू काका से बात करते हैं कि बहुत बड़ी ये व्यथा है कि आजकल मशीनी युग हो गया है और कितने भी बेरोजगारों के हाथ कट गए हैं, साथ बेरोजगार छिन गया है और ये शांति अब नहीं है पहले जैसी। तब वो अपने विषय को बदलते हुए लेखक बदलू काका से गुमराह करते हुए पूछता है, बदलू काका अब आम की फसल कैसी है? और उनके पश्चात से वो अपना विचार बदल दिए। अब आगे देखो प्यारे बच्चों, लेखक क्या कहना चाहता है। अच्छी है लाला, बहुत अच्छी है, उसने लहलहा कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लाला के लिए आम तो ले आओ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लाला, तुम्हें अपना आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। तब लेखक जो है इतनी बातें कहने पर बदलू काका लेखक से कहते हैं, ना 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 लाला, ऐसी कोई बात नहीं लाला, आम की फसल बहुत अच्छी है। खूब प्यार भरे स्वरों में और लहलहा करके उत्साहपूर्ण स्वरों में उत्तर दिया लेखक से और अपने बेटी को आवाज़ दिया घर में बुलाने के लिए कि और जो, अरे लाला के लिए थोड़ा आम तो लाओ खाने के लिए। फिर मेरी ओर मुखाबित होकर बोला और फिर लाला की तरफ मुंह करके बोला, माफ़ करना लाला, तुम्हें आम खिलाना हम भूल ही गए थे। तब लेखक कहता, नहीं नहीं काका, आम तो हमने इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। तब बदलू काका लेखक से बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसे हम कैसे जाने देंगे आपको, बिना आम खिलाए कैसे आपको जाने दूंगा, मैं तुमको ऐसे नहीं जाने दूंगा बगैर आम खिलाए। आगे देखो प्यारे बच्चों क्या है अब। मैं चुप हो गया, मुझे वो दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लाला? 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जू उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत अच्छा है काका, इतना कहाँ खा पाऊँगा मैंने। इतनी सारी बातें लेखक जब सुना तो लेखक ने आगे बदलू काका से फिर कहा कि मुझे वो दिन याद आते हैं बदलू काका जब आपने मेरे लिए मलाई बचाकर दूध रखते थे और गाय का अच्छा दूध खिलाते थे। तब लेखक जो है बदलू काका से अगला प्रश्न करते हैं कि बदलू काका, गाय अच्छी है ना, गाय कहाँ गई? तो बदलू काका बोलते हैं, अरे लाला, गाय को तो 2 साल पहले ही मैंने बेच दिया, कहाँ से उसका खिलाता भोजन। तो इतने में देर बाद में रज्जू उसकी बेटी जो है बदलू काका की, वो एक टोकरी भर फल ले करके ढेर सारा फल ला करके आम का उसके सामने रख दिया और बदलू काका ने बोला, खाओ लाला, इन सारे आमों को खाओ। लेखक ने कहा, नहीं काका, इतने आम मैं कैसे खा पाऊँगा। बदलू काका हंस पड़े, वाह वाह, हंस पड़ा, शरीर ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके 4 गुने आम एक वक्त में खा जाता था। यानी बदलू काका हंसते हुए बोले कि क्या है लाला, जब तुम्हारी उम्र का मैं था तो इसके 4 गुना आम मैं खा लेता था एक ही वक्त में, अर्थात एक ही समय में बैठे हुए। एक बार जब बैठ करके आम खाना शुरू करते तो इससे 4 गुना आम को हम खा लेते थे। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। लेखक ने वो बदलू काका को समझाते हुए कहा कि बदलू काका, आप लोगों की बात और है। अच्छा बेटी, लाला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूर वाले देना,
देखो लला कैसे हैं, इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। अब देखो बदलू काका अपनी बेटी से कहता है, रज्जो लला के लिए अच्छे से 2-4 आम छांट करके दो, और वो आम देना जो सिंदूर रंग के हैं, ताकि लला को और अच्छे लगे। वो आम मीठा है और उस आम को पेड़ जो है अब की बार ही वो तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिया। बदलू काका की जो लड़की थी रज्जो, वो अपने हाथों में 4-5 आम ले करके हमारे लेखक की ओर बढ़ा दिया, अर्थात कामता नाथ की ओर बढ़ा दिया। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थीं। लेखक ने जब आम पकड़ना चाहा उस रज्जू के हाथों से, तो उनकी निगाह जो है रज्जू के नाजुक और नर्म हाथों की कलाइयों पर गई, जो उसमें वो लाख की चूड़ियाँ पहन रखी थी, और वो बहुत अच्छी लग रही थी लेखक को। फिर लेखक ने देखो क्या कहा, बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। तब लेखक जब देख रहा था तो बदलू काका भी उनकी दृष्टि देख लिया और बोले कि लला, यही आखिरी जोड़ा मैंने बनाया था लाख की चूड़ियों का, जो जमींदार साहब की बेटी के विवाह के लिए, और वो 10 आना मुझको पैसा दे रहा था, इसीलिए मैंने उसे जोड़ा नहीं दिया, मना कर दिया, और बोला कि जाओ 10 आने में अगर चूड़ियाँ आपको मिलती हैं तो आप शहर से ले आना। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। तब लेखक कहता है कि मैं वहाँ से आम लिया और खा करके कुछ देर बाद प्रसन्नता से हंसते हुए बदलू काका से घर से चला आया, और मैंने देखा कि बदलू काका ने हार अपने जीवन में कभी नहीं मानी, क्योंकि उसका जो व्यक्तित्व है बदलू काका का, वो एक मजबूत है और दिलदार है। वो बदलू काका का व्यक्तित्व ऐसा नहीं है कि कांच की चूड़ियों की तरह आसानी से टूट जाए, वो लाख की चूड़ियों की तरह है बदलू काका का व्यक्तित्व, जिससे आजीवन चलता रहे। तो प्यारे बच्चों, ये अभ्यास अब आज का यहीं समाप्त होता है, और इस लाख की चूड़ियाँ नामक कहानी कामता नाथ जी ने लिखा, और इस संसार में या वर्तमान में बेरोजगारी व्याप्त होते हुए इस लाख की चूड़ियों के माध्यम से समझाया कि आज का जो युग है वो मशीनीकरण का युग है, जिससे बहुत से लोगों का बेरोजगार छिन गया है। वो अब इस बेरोजगारी में अपना जीवन पालन पोषण कैसे करें। तो आशा करता हूँ कि सभी प्यारे बच्चों को ये वीडियो अच्छा लगेगा, और इसे पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे, और अपनी किताब से भी पढ़ने का अभ्यास करेंगे। तो इसी के साथ आज का ये अभ्यास ख़त्म होता है प्यारे बच्चों। अगला जो वीडियो लेकर आऊँगा मैं, उसमें आपको पाठ के बचे हुए प्रश्न उत्तर को लेकर आऊँगा, और आप लोगों से वो प्रश्न उत्तर आपके सामने हल किया जाएगा, और आप लोग भी उसको लिखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लिख करके पढ़ेंगे, याद भी करेंगे। और हमारे इस चैनल को अगर अच्छा भी लगेगा तो आप लोग शेयर करेंगे अपने दोस्तों को, और कमेंट में जो कुछ पूछना होगा वो पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों, सभी बच्चों का धन्यवाद।